सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत सी खबरें हैं, ज़रा पॉलिटिकल खबरें भी हैं और इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत हैं जो कि आज प्रोग्राम का हिस्सा बनने हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि आपको ये खबर दूँ जो कि अफसोसनाक खबर है। एक ऐसी तालिबा जो कि जिसका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक हो सकता था, जो मेडिकल की फील्ड में बहुत नाम कमा सकती थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी जान चली गई। और ये है वाक़या लाड़काना का, जहाँ का चाणका मेडिकल डेंटल कॉलेज से तालिबा निमृता की लाश कल बरामद हुई। जबकि जो डेंटल कॉलेज में फाइनल ईयर की तालिबा निमृता के जो असातिज़ा हैं, कॉलेज इंतज़ामिया हैं, उसके साथी तालिबात हैं, वो ये कहती हैं कि निमृता की मौत की वजह खुदकुशी है, जबकि उसके भाई का ये मौक़िफ़ है कि खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। और मुतालबा भी कर रहे हैं उसके भाई जो कि खुद डॉक्टर हैं, और वो ये कहते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा भी निमृता के भाई ने कर दिया है। अब तक जो पुलिस है वो तमाम तहकीकात कर रही है, हॉस्टल को भी सील कर दिया गया है और तमाम इंतज़ामिया से भी इस वक्त इंक्वायरी की जा रही है। पूरी लाड़काना की जो पुलिस है वो भी लगी हुई है तहकीकात में और ज़ाहिर इस्तेमाल लेने की कोशिश की जा रही है कि निमृता की मौत आखिर कैसे हुई। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, आप देखिए ये क्या मामला है, उस पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। हमें ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदगान लाड़काना से, हमें ज्वाइन करें शिराज पठान, जबकि मीरपुर माथेड़ों की रिहायशी ये निमृता, वहाँ से हमें ज्वाइन करें बरकत अली। सबसे पहले शिराज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले हमारे वो नाजरीन जिन्होंने हमें ट्यून किया है, बताइएगा ये क्या मामला है, क्या कहती है पुलिस और क्या कहती है हॉस्टल इंतज़ामिया, और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। जी बिल्कुल सुमैया, ये लाड़काना जामिया बेनज़ीर के मातहत बीबी आसफा डेंटल कॉलेज की BDS फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, होनहार तालिबा थी। 3 साल से इनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त था। निमृता, इनका ताल्लुक जो है वो मीरपुर माथेलो घोटकी से है और ये यहाँ पर जो है वो ज़ेरे तालीम थी। जो चाणका मेडिकल हॉस्टल 3 है वहाँ पर ये कल जो है अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। तो सुबह जो है वो तकरीबन 12:30 बजे के करीब इन्होंने हॉस्टल से निकलकर जो है वो कैंपस में जाकर मिठाई भी तकसीम की कि मेरे जो हैं वो वाइवा होने जा रहा है और दुआ कीजिएगा कि मैं कामयाब हूँ। उसके बाद जब ये वापस आई हैं तो जब इनकी दीगर दोस्त जो 2 रूममेट्स थी वो जब इनकी वापस आई हैं तो उन्होंने दरवाज़ा खड़काने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उन्होंने कॉल्स की तो कॉल्स भी अटेंड नहीं हुई। तो चौकीदार की मदद से जब दरवाज़ा तोड़कर खोला गया तो देखा कि ये जो निमृता हैं ये जो है बेड के ऊपर मौजूद थी। उसके बाद जो है फिर ये तहकीकात का आगाज़ हुआ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ये जानबर ना हो सकी। फिर जो है वो ये मामला इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। SSP लाड़काना जो है वो DIG के नोटिस के बाद उन्होंने खुद इंक्वायरी शुरू कर दी। जो वाइस चांसलर हैं उनका ये कहना था कि ये मुर्दा हालत में पाई गई, और उसके बाद जो SSP अब तक तहकीकात कर रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, ये मामला हल नहीं हो सका है, नहीं बताया जा रहा कि पोस्ट आखिर ये मामला है क्या। बिल्कुल शिराज, मैं आऊँगी आपकी जानिब, और बरकत अली भी हमारे साथ हैं, उनसे ये बात कर लेते हैं। हमारे साथ ही आप मौजूद रहेगा। बरकत, क्या पता चला है, घर वाले क्या कहते हैं, क्या इंक्वायरी कमेटी का मुतालबा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, घोटकी की तमाम हिंदू कम्युनिटी की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो वाक़या हुआ है उन्हें शुबूक है, शुबहात है कि वो जो लड़की है निमृता, वो इस तरह का खुद सुसाइड नहीं कर सकती, वो खुदकुशी नहीं कर सकती, क्योंकि वो नेचुरली तौर पर फिट फाट लड़की थी और उनका जो रवैया था वो बेहतरीन था। वो इस तरह का इकदाम कभी नहीं कर सकती, ना घर वालों ने महसूस किया इस तरह। इंक्वायरी होनी चाहिए। और आज पूरे घोटकी की आपको सिचुएशन बताता चलूं कि पूरे घोटकी में हड़ताल की गई थी, कारोबार बंद थे, और खासतौर पर यहाँ पर इस तरह देखा जाता है कि दीवान हिंदू बिरादरी, लेकिन इस बार हिंदू बिरादरी के साथ तमाम मकतबा फिक्र के लोग शामिल थे, क्योंकि यहाँ से बच्चियों की तालीम के हवाले से इंतहाई कम रुझान पाया जाता है। सही चंद एक लड़कियां होती हैं जो वहाँ पहुँचती हैं, लेकिन ये जो वाक़या है ये दीगर जो लड़कियां हैं उनकी तालीम में रुकावट बन सकता है। इसलिए वो मुतालबा कर रहे हैं ताकि आने वाली जो नस्ल है, जो लड़कियां वहाँ तालीम हासिल कर रही हैं इन इलाकों से या दीगर इलाकों से,
तो उनमें जो खौफ की लहर है वो इत्मीनान की लहर पैदा की जाए। इसलिए जो वाकया हुआ है इसके लिए शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और रिपोर्ट के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके, दीगर लड़कियों में जो खौफ है वो खत्म हो सके। जाहिर है ये जरूरी भी है और पुलिस लगी हुई है तमाम तर मामले में। शिराज, मुझे बताइएगा कि अभी पुलिस क्या कहती है, क्या पेशरफ्त कर सकी है? पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, तो पोस्टमार्टम कब तक होगा और उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, इस हवाले से क्या खबर है? सुमैया, जो निम्रता का पोस्टमार्टम है वो रात गए 2:30 बजे के करीब कर दिया गया था उनके लवाहिकीन की मंजूरी के बाद। और जो उनके भाई हैं विशाल, उन्होंने, वो खुद भी एक मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, माहिर डॉक्टर हैं, कराची में जॉब करते हैं। उनका कहना था कि जब उन्होंने डेड बॉडी देखी है निम्रता की, तो उन्होंने जब उसके गले का निशान देखा तो अगर वो खुदकुशी होती तो उसके गले में वी टाइप का निशान होता और ऊपर खिंचा हुआ होता। ये राउंड शेप में जो है वो निशान है और दुपट्टे का निशान नहीं है, ये किसी पतली धात से जो है, किसी तार से जो है गला दबाया गया। उन्होंने तो मुकम्मल इसको जो है वो मर्डर करार दिया है। उनके चचा नंदलाल ने भी, भाई जो है विशाल ने भी। ताहम जो एसएसपी का मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा कि लवाहिकीन की मंजूरी के बाद पूरे जिस्म के अज्जा जो हैं वो 2 हिस्सों में लिए गए हैं। एक तो शिराज, जो पोस्टमार्टम हुआ है इसकी रिपोर्ट कब आएगी? जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो 24 घंटे जो है इस वाक़े को गुजर गए हैं और 12 घंटे के करीब जो है वो इस पोस्टमार्टम को हुए को गुजर गए हैं, लेकिन रिपोर्ट न जाने किन वजूहात की बिना पर जो है वो नहीं जारी की जा रही। मेरा जो इस पोस्टमार्टम में शामिल डॉक्टर थे उनसे भी बात हुई है, वो भी कुछ बताने से कासिर हैं। अब ये मालूम नहीं हो सका है कि उसकी वजूहात क्या है। ताहम जो एसएसपी लाड़काना मसूद बंगश हैं, अब पहले वो खुदकुशी के हवाले से जो है इस चीज़ की तहकीकात कर रहे थे, लेकिन अब इसको प्योरली मर्डर के तौर पर जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो हर तरह से मुतमईन होने के बाद और पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट आने के बाद जो है वो कुछ बता सकते हैं। जी ठीक है शिराज, बहुत शुक्रिया आपका, हमें आगाह कर रहे थे। बरकत, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि अभी जो घर वाले हैं निम्रता के, वो पुलिस की जो अब तक तफ्तीश है उससे मुतमईन है या नहीं? बिल्कुल, घर वाले जो है वो इस हद तक मुतमिन नहीं है। उनका कहना है कि जो इंक्वायरी है, जिस इंक्वायरी हमारी मर्जी के मुताबिक जो लोग हैं वो जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस में एतमाद नहीं है और जो वो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा और ताखीर की जा रही है। उनकी जो मुतालबात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके हवाले से नहीं, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से जो कर रही है लेकिन मुतालबात कर रहे हैं उनको इग्नोर दरगुजर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आज एहतजाज भी किया गया और इस वक्त तक बेचैनी पाई जा रही है बड़ी पूरी। और तमाम जो लोग हैं, घर के अफराद हैं, उनका यही मुतालबा है शफाफ इंक्वायरी का। वो अदम एतमीनान का इजहार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी जो है उस पर एतमीनान वो नहीं किया जा सकता एतमाद, इसलिए कि जो लोग शामिल हैं वो सिर्फ पुलिस के हैं, उनके बंदे भी शामिल होने चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के भी होने चाहिए। अच्छा, और जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। बरकत अली भी हमें आगाह कर रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, लेकिन हम उम्मीद कर पुलिस इस मामले की तह तक जरूर जाएगी और घर वालों को भी जरूर इंसाफ मिलेगा। अलबत्ता एक और मामला है सलाउद्दीन, जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और सलाउद्दीन की पोस्टमार्टम में तशद्दुद साबित हो गया है। नजर अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नजर, बताइएगा क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? जी, फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सलाउद्दीन की वो आ चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सलाउद्दीन के जिस्म पर जो है वो तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। दाएं बाजू के ऊपर और पेट के बाएं हिस्से पर जो है वो तशद्दुद के निशानात हैं। जिस्म के वो हिस्से जहां पर तशद्दुद किया गया था वहां पर रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो खून के लोथड़े जो हैं वो बने हुए थे। इसके अलावा रिपोर्ट में जो सामने आया है, सलाउद्दीन को पुरानी एक फेफड़ों की बीमारी थी और उसको सांस का भी मसला था। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जो अगर इनको जो है नैरोजेनिक शॉक समेत कोई भी वजह हो सकती है सलाउद्दीन की मौत की, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में तो नजर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है कितनी मददगार साबित हो सकती है? जी, मेरी अभी सलाउद्दीन के वकील हमाद मजारी से बात हुई है। उनका कहना है कि अभी ये उनके सामने ये रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट के बाद वो फैसला करेंगे, क्योंकि कल जो
मलिक रफीक की अदालत में जो फैसला हुआ था, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था कि कब्र कुशाई की जाए और इसका दोबारा जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो किया जाए। लेकिन ये अहमद मजारी का कहना है कि रिपोर्ट के देखने के बाद दोबारा पोस्टमार्टम के बाद ही कोई फैसला कर सकेंगे। नजर, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। ज़ाहिर दोनों वाक़यात हैं सलाउद्दीन का, जो कि ज़ाहिर पुलिस हराकत में हुआ, और ये जो निमृता का मामला है ये हॉस्टल में पेश आया। ज़ाहिर दोनों ही मामलात अपनी अपनी जगह बड़े अफसोसनाक हैं। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हसन साहब, सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? जो निमृता वाला मामला है इस पर क्या अब तक पेशरफ्त की जा सकी है? क्या कार्रवाई हो रही है? सर, अगर जुडिशल इंक्वायरी का घर वाले मुतालबा करते हैं तो फिर सिंध हुकूमत इस मुतालबे पर क्या गौर करेगी? देखें जी, ये बहुत शुक्रिया सुमैया। ये जो निमृता वाला मामला है उसकी तो आप सिंध के स्पोक पर्सन से या सिंध हुकूमत से उसका करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है। जी सर, पंजाब पार्लिमानी पार्टी का मैं पंजाब से। जी सर, लेकिन अभी आप हमारे साथ हैं तो मैंने कहा तर्जुमान हैं आप, और आपको कुछ खबर भी होगी कि इस हवाले से कोई अगर मुतालबा किया जा रहा है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की पॉलिसी का ताल्लुक है, ऐसे मामलात में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ऐसे मामलात पे ना पर्दा देने की कोशिश की है, ना लोगों को जानबूझ के डिफेंड करने की कोशिश की है। जो उसके ज़िम्मेदारान हैं उनको सामने भी लाया जाएगा। जो एक फुल प्रूफ इंक्वायरी है वो भी अमल में लाई जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला इसके जो कातिल हैं वो कभी भी सज़ा से नहीं बच सकेंगे। अच्छा ज़ाहिर हसन साहब, ये अभी सलाउद्दीन वाला मामला, ज़ाहिर टॉर्चर सेल का मामला है। पंजाब में पंजाब पुलिस ने टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं, ये सलाउद्दीन नहीं है। इसी दौरान 3 ऐसे नौजवान जिनका पुलिस कस्टडी में ही कत्ल हुआ मावरा अदालत। इस मामले पर आपको क्या लगता है कि अगर हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है, ये मामला अगर पहले से भी चल रहे थे तो इसकी कितनी शफाफ तहकीकात हो सकती हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो सलाहुद्दीन वाला मामला है या इसके रिलेटेड जो इसी गुज़श्ता माह के दौरान 2-3 ऐसे वाक़यात हुए, ये एक माइंड सेट है पुलिस के अंदर कि वो मावरा अदालत जो है वो लोगों को सज़ा देते हैं और लोगों को आइन और कानून तर हो के उनके साथ वो ट्रीट करते हैं। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और ये पाकिस्तान में अक्सर होता है, और पंजाब में तो ये ख़ास करके पंजाब पुलिस जो है वो अपने आप को ये समझती है कि वो अकेले कुल हैं और उनको सज़ा देने का और ये वो इख्तियार रखते हैं। और ऐसे कई वाक़यात हैं, कई बेशुमार वाक़यात हैं। जब सानिया साहिवाल का मामला हुआ तो उस वक्त मैं ही पहला बंदा था जिसने वहाँ खड़े होकर कहा कि ये इस पे जुडिशल इंक्वायरी जो है वो नहीं बल्कि कमीशन बनना चाहिए और इसको इंक्वायर करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि एक आदमी अगर गुनाहगार है तो उसके लिए 4 बंदे बेगुनाह भी मार दिए जाएं। बिल्कुल ही तरीक़ेकार नहीं है। छोटे मासूम बच्चे थे, उनके सामने उनके वालिदैन को, उनके बहन को कत्ल किया गया, तो वो उस वक्त भी यही हठधर्मी का रवैया था हुकूमत का, और हुकूमत ने कहा कि हम इन कैमरा ब्रीफिंग भी होगी और कहीं और ये बात नहीं होगी। और फिर उसके बाद वो पहले गए और वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें लॉ मिनिस्टर साहब भी गए थे। फिर वो मामला इन कैमरा ब्रीफिंग में आया और वही कुछ हुआ जिसका खदशा था कि वो आज उस केस का कहीं जिक्र नहीं होता। और ये सलाहुद्दीन का भी आज 4 दिन है, उसके बाद इसको भी किसी ने नहीं पूछना। कोई आदमी यहाँ सिक्योर नहीं है पंजाब के अंदर। पीटीआई की गवर्नमेंट है, तहरीक इंसाफ नाम है और इंसाफ नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती। क्या वजह है इसकी? शौकत बसर साहब में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे जानते हैं। शौकत साहब, अगर ये मामला इतना पुराना है और जब आप लोग आए थे तो आप लोगों ने कहा कि हम सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, ज़ाहिर सानिया मॉडल टाउन पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई थी। क्या वजह है कि आपकी ही हुकूमत में पंजाब में पे दर पे इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और ये वाक़यात रोकने वाला कोई नहीं है? सुमैया, कोई अगर मगर नहीं, कोई गा गी गे नहीं। हम हुकूमत हैं, हम जवाबदेह हैं। बिल्कुल ये जो वाक़या
रहीम यार सलाहुद्दीन वाला हो, सानिया साहिवाल हो, या इवन कोई और भी गवर्नेंस के हवाले से इश्यूज हों, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है और हम बिल्कुल जवाबदेह हैं। ठीक। और बिल्कुल ये बात जहाँ तक है कि जहाँ तक पुलिस का मामला है, ये जो थाना कल्चर है, पुलिस माइंडसेट है, बिल्कुल इसको चेंज होने की ज़रूरत है। लेकिन सुमैया, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, डिफेंड करने वाली बात नहीं है कि ख़ुद शाह साहब ने कहा कि पंजाब का जो माइंडसेट है, जो कल्चर है, वो जाते जाते जाएगा। 70 साल जिस पुलिस को आपने सिर्फ जाली पुलिस मुकाबलों के लिए, अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए, अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया होगा, तो यहाँ चूँकि यहाँ पे तो सिर्फ पुलिस को समझा ये जाता है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इसको हुक्मरान इसलिए लेते हैं या इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने अपनी सियासत करनी है, उन्होंने हर वो काम उनसे करवाना है जिसका रिज़ल्ट ये हो कि बाद में पता चले जनाब कि वो हुक्मरानों के लिए जो है वो उनको फ़ायदा दे रहा है। लेकिन यहाँ वाले जो मामलात हैं, ख़ास सलाहुद्दीन वाला वाक़या देख लें या सानिया साहिवाल देख लें सुमैया, फौरी तौर पे उसके ऊपर जो हो सकता था वो हुआ। सानिया साहिवाल में पुलिस सस्पेंड हुई, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हुआ और अब अदालत में केस जारी है। अब अदालत ने फैसला करना है उन मुल्ज़मान का, वो हुकूमत ने नहीं करना। दूसरी बात, सलाहुद्दीन, लेकिन बसरा साहब, एक काम तो आप लोगों ने करना है ना, और वो काम है पुलिस रिफॉर्म्स का। 1 साल हो गया हुकूमत को, पंजाब पर काम भी बहुत हो रहा है, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा? पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ आप लोग क्यों नहीं आ रहे? सुमैया, उसी पे आ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक फिक्रा क्या कि इस बात पे आता हूँ कि जो सलाहुद्दीन वाला वाक़या था उसमें तहकीकाती कमेटी बनाई गई, लेकिन उसका भी इंतज़ार नहीं किया गया। फिलफौर उनको सस्पेंड किया गया, 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी डिमांड थी जुडिशल कमीशन बने, वो भी बन गया। सही। अब गुजारिश ये है कि बिल्कुल 100% बात सही है कि हमें 1 साल जाहिर है हमें हो गया आए हुए, और उसके में पुलिस रिफॉर्म पे लगे हुए हैं। ये पहले हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल आपसे मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पहले होनी चाहिए थी। चले, इसके ऊपर मामला चल रहा है और इसमें 2 जगह पे रिफॉर्म्स की कमेटी बनी हुई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने अवल लेवल पे बनाई हुई है, फेडरल लेवल पे है वो, सुप्रीम कोर्ट में तमाम इदारे उसका हिस्सा हैं, और पंजाब में भी वो कमेटी काम कर रही है। और बहुत जल्द कुछ चीज़ें तो जो है हमने की हैं इब्तदाई तौर पे, वो थाना कल्चर चेंज करने के लिए उसमें कैमरों का निज़ाम लगाया गया है, उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम किया गया FIR दर्ज करने का। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बहुत उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है उनके लिए। सर, आपके इल्म में ये बात है कि पंजाब पुलिस ने टॉर्चर सेल्स बनाए हुए हैं, उन टॉर्चर सेल्स में लोगों को लेकर जाया जाता है, वहाँ पर तशद्दुद किया जाता है, क्या आपके इल्म में ये बात है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल है। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, इस पुलिस अब देखिए हमने उसके लिए क्या किया है, फौरी तौर पे पाबंद किया है DPO को, SHOs को, कि अगर कोई टार्चर सेल ऐसा नज़र आ गया उसका मुकदमा दर्ज होगा उस इलाके डिस्ट्रिक्ट के DPO पे, और वो थानेदार भी उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। फिर मैं कह रहा हूँ ये वही रिफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम लगे हुए हैं। लेकिन एक सुमैया मैं आपको अर्ज करूँ जी सर, कि हमें इन चीज़ों को इसलिए देखें ना, माजी में क्या होता था, अब मैं सिर्फ कंपैरिजन इसलिए करने लगा हूँ कि पुलिस को घर की लौंडी बनाया गया, इदारों को तबाह किया गया। मॉडल टाउन के अंदर मैं और शाह साहब हम दोनों वहाँ मॉडल टाउन जाया करते थे, वहाँ पर दिन दिहाड़े खुद चीफ मिनिस्टर ने और लॉ मिनिस्टर ने वहाँ पर लोगों को कत्ल करवाया। मॉडल टाउन का अपना घर है, 15 लोग कत्ल। वो तो माजी था ना सर, अभी तो हम प्रेजेंट और मुस्तकबिल की बात कर लेना। मैं ठीक है सर। ऐसी पुलिस को, अब ऐसी पुलिस को जिसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा हो, बाद में डिफेंड किया जाए और ये कहा जाए कि आप जो मर्जी करें, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपके लिए आपको प्रोटेक्ट करेंगे, पॉइंट टेकन, आप सफेद कर। अब उसको चेंज करने के लिए वक्त लग रहा है, और इंशाल्लाह हमारे लिए चैलेंज है, हमारी हुकूमत के लिए चैलेंज है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए चैलेंज है, चीफ मिनिस्टर के लिए चैलेंज है। चलें, अच्छी बात है, बदलना है, अच्छी बात है, इस थाना कल्चर को बदलना है। अच्छी बात है कि ये आप लोगों की टारगेट्स तो हैं। अब जाहिर है ये मामला है वफाक के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान भी खींचातानी जारी है, और खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एग्रेसिव मूड में नज़र आती है। अब खुद बिलावल साहब भी कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, की अब डेडलाइन दे रहे हैं हुकूमत को दिसंबर की। हसन साहब, क्या मामला है, क्या कुछ मामलात हल हो सकते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत के दरमियान? क्योंकि बहुत आम मामलात हैं सर लेजिस्लेशन के जो दोनों ने मिलकर हल करने हैं, बड़ी जमात है आप लोगों की। तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत के खात्मे की डेडलाइन अब दिसंबर तक की है, बिलावल साहब कहते हैं, सर कुछ मिल बैठ के मामलात हो जाएंगे हल? देखें सुमैया, मैं पहले तो अर्ज़ करूंगा, जैसे बसरा साहब फरमा रहे थे कि हम
रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हमने थानों में टीवी कैमरास लगा दिए हैं, हमने ऑनलाइन FIRs कर दी हैं, ये रिफॉर्म्स नहीं है। अच्छा, FIR ऑनलाइन होना ये पिछली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा मिलता है, उससे क्या थाना कल्चर में क्या फ़ायदा होगा, क्या उससे जो टॉर्चर करते हैं पुलिस वाले वो ख़त्म हो जाएगा, कैमरास जो लगे हुए हैं उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, थाना कल्चर में उस माइंड सेट में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो थानेदार जो अपने आप को इलाके का बदमाश और माई बाप और मालिक समझता है, बिल्कुल, वो कैसे तब्दील होगा? माइंड सेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। पंजाब में आपने पंजाब के अंदर रिफॉर्म्स लाने का कहा कि हमने KPK में कर दिया है और हम यहाँ लेके आ रहे हैं। KPK में जो आपने किया, जिसने किया, आप उस बंदे को भी यहाँ लेके आए और उस बंदे ने यहाँ 1 महीना भी आपके साथ काम ना किया, वो छोड़कर चला गया। उसके बाद आपने 3 IGs बदल दिए पंजाब के। क्या उससे आप रिफॉर्म्स, कौन सी रिफॉर्म्स ला रहे थे जिसमें आप IG बदल रहे हैं, 1 साल में 3 IGs बदल रहे हैं? क्या आपने पाकपतन के अंदर 2 DPOs नहीं बदले? सही, इसलिए वो DPOs बदले गए। सबको पता है उसकी हिस्ट्री का, उसकी तारीख का, उस वाकया का, उस हकायक का कि वो क्यों दोनों। सर पॉइंट टेकन। अगर आप मुझे सर बता दें कि आप लोग क्या करने वाले हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला लाहे अमल क्या है? अगर आप लोग डेडलाइन दे रहे हैं हुकूमत के खात्मे की, तो क्या कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं हो सकती? देखें सुमैया, बातचीत तो सियासत में कभी भी बंद नहीं की जा सकती, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन 1 साल हो गया है, हमने बारहा कहा कि इकट्ठे होकर चलें, मुल्क को जो चैलेंजेस हैं वो अकेली एक सियासी जमात जो है वो हल नहीं कर सकती। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको मिल के, और ये चैलेंजेस जो हैं उसमें मईशत भी आती है, उसमें कश्मीर इश्यूज़ भी आते हैं, उसमें इंसानी हकूक़ भी आते हैं, उसमें सियासी हकूक़ भी आते हैं, जमहूरी हकूक़ भी आते हैं। इन सारों का हल जो है वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठे होके उन्हें ये मसाइल हल करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से हमें हमेशा जवाब आया कि चोर चोर, डाकू डाकू, लुटेरे। सही। आज आप अगर देखें, पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पे खड़ी है। किसी की वजारत में 40 अरब का खसारा है, किसी में 60 अरब का खसारा है, स्टील मिल बैठी पड़ी है, स्टॉक एक्सचेंज का कोई हाल नहीं है, हमारा डॉलर का रेट कहाँ चला गया है, हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। और हम बिल्कुल सही सर, ये मामलात भी हुकूमत को देखने होंगे और रवैये में भी लचनी होगी। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया सन साहब आपका भी और शौकत बसर साहब आपका भी। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट, और ब्रेक के बाद कश्मीर पर बात होगी और हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के सदर मौजूद होंगे। वेलकम बैक टू नाजरीन। कश्मीर की सूरत हाल से हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहते हैं। 1.5 माह गुजर चुका है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में अभी भी कर्फ्यू नाफिज है। वहाँ पर अफलास से का शिकार हैं वहाँ कश्मीरी हमारे बहन भाई, और भूख और अफलास की ये सूरत हाल है कि ज़ाहिर है जब 1.5 माह हो गया है तो वहाँ पर खाने पीने की अशिया भी जो हैं वो अब ख़त्म होती जा रही हैं, इलाज मुआवजे की सहूलियात भी मौजूद नहीं है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया मसूद साहब वक्त देने के लिए। सर पहला सवाल मैं आपसे करूंगी, ज़रा 1.5 माह हो चुका है, पाकिस्तान ये मामला हर फोरम पर उठा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं उनको आप कैसे देखते हैं सर? हुकूमत की कोशिशें सही समत में हैं। हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है और पाकिस्तान के तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी आपके साथ है। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान ने अपना रवैया नहीं तब्दील किया, और हिंदुस्तान ने जो जारहाना इक़दामात शुरू किए थे 5 अगस्त को वो जारी रखे हैं। लिहाजा ये एक चैलेंज है कि किस तरीके से हम सलामती काउंसिल को कायल करें, या उसके अलावा जो बड़ी ताकतें हैं उनको कायल करें कि हिंदुस्तान को मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से रोके, और उसके अलावा ये है कि जो बैनुल-अक़वामी बरादरी को अमन और सलामती की खातिर या मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के ख़ात्मे के लिए जो कोशिशें करनी चाहिए वो कोशिशें करें। तो उसमें अभी तक कोई खातर खा कामयाबी नहीं हो रही। ये कामयाबी ज़रूर हुई है कि पहली मरतबा कश्मीरियों का नुक्ता नज़र, उनका मौक़िफ़ समझा गया है, पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है, और पाकिस्तान
और कश्मीरियों को ज़्यादा स्पेस मिल रही है, ज़्यादा मौक़े मिल रहे हैं अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए। लेकिन जो है अभी तक जो सरकारी सतह पे या बैनुल अक़वामी या मल्टीलैटरल सतह पे पजीराई नहीं हो सकी, और ये वो दीवार है जो कि हमने अबूर करनी है। अच्छा मसूद साहब, सदर ट्रम्प 12 सालसी की पेशकश कर चुके हैं। आज भी उनका बयान सामने आया कि वो अभी भी सालसी की पेशकश पर बरकरार हैं, लेकिन वाशिंगटन जो मसला कश्मीर में दिलचस्पी ले रहा है, ये दिलचस्पी क्या इस मसले का कोई हल निकाल सकती है? सदर ट्रंप ने जब पहली मरतबा सालसी की पेशकश की, उसके फ़ौरन बाद हिंदुस्तान का मनफी रद्द-ए-अमल था, और उसने बल्कि ऐसे जारहाना इक़दाम किए जो उसने कई दिहाइयों में नहीं किए थे। लिहाजा ये है कि अब हम मोहतात हो गए हैं और हमें मोहतात होना चाहिए, क्योंकि लोग जो है सदर ट्रंप की सालसी की पेशकश के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आराइयाँ कर रहे हैं, और वो ये इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान पहले से तो कोई समझौता नहीं हो चुका इस सिलसिले में। और दूसरी ये है कि सदर ट्रंप जो हैं उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने अभी माज़ी करीब में आपने देखा होगा कि गोलान हाइट्स को इसराइल ये कब्ज़े में था, लेकिन उसने इसराइल को देने का फ़ैसला कर दिया है। उसने हिमायत की है, बाकी दुनिया ने नहीं की, लेकिन सदर ट्रंप ने उसकी हिमायत की है। इसी तरीके से जो ईस्ट यरूशलम था, पूरे का पूरा यरूशलम जो है उठा के जो मकबूजा इलाके भी थे वो सारे के सारे जो है इसराइल का हिस्सा बना दिए, उसे उसका सदर मकाम मान लिया। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए हमें। दूसरी ये है कि अमेरिका जो है या सदर ट्रंप जो हैं, जब वो सालसी की बात करते हैं तो उससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि ये मसला जो है बैनुल अक़वामी सतह पे उठ गया, और अमेरिका की ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं जो, क्योंकि अमेरिका सलामती काउंसिल का एक मुस्तकिल रुकन है, दुनिया की ताकतवर तरीन कौम है, और उसका असर और रसूख बाहर सूरत है, भारत में है, पाकिस्तान में है। लेकिन मैं इस सिलसिले में ये इशारा करना चाहूँगा कि सलामती काउंसिल मौजूद है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि न सिर्फ वो जो पहले अक़वाम मुत्तहिदा के कश्मीर के ऊपर क़रारदादें मौजूद हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाए, और अगर उसमें कोई रखना है, हिंदुस्तान डाल रहा है, तो सालसी की कोशिश करे, क्योंकि उसके लिए भी पूरी की पूरी वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर की प्रोविजंस मौजूद हैं कि वो सालसी की जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये सालसी जो है सलामती काउंसिल के सिर्फ एक मुस्तकिल रुकन को मुंतकिल कर दी जाए। फिर मैं ये कहूँगा, जो इजाफ़ा करना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी सालसी होगी उसमें देखना ये पड़ेगा कि क्या कश्मीरियों से पूछने का कोई अमल वज़ह किया जाएगा। क्या मसलन ये है कि ठीक है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ तो मुशावरत हो सकती है, लेकिन क्या ये अहले जम्मू और कश्मीर से भी पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जो सलामती काउंसिल ने पहले फ़ैसले किए थे उसमें ये कहा गया था, उसमें एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया गया था जिसमें पूछना था कश्मीरियों से कि वो किस तरीके से अपना सियासी मुस्तक़बिल मुतय्यन करेंगे। तो ये एक कलीदी उसूल है। अगर इस उसूल में और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके फ्रेमवर्क में रहते हुए कुछ सालसी की कोशिश की जा रही है, तो अहले जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के लोग उसका खैर मकदम करेंगे। अच्छा मसूद साहब, ज़ाहिर वज़ीर आज़म 27 सितंबर को अब UN की जनरल असम्बली में ख़िताब करने जा रहे हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनकर ये मुकदमा लड़ूंगा। आपके ख्याल में वो कौन से निकात हैं जो वज़ीर आज़म की तकरीर में शामिल हो सकते हैं? मेरा ख्याल है कुछ पैगामात वो पहले से दे चुके हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम जो है हम आवाज़ है इस सिलसिले में और मुत्तहिद है, वही पैगामात वहाँ नशर होने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो कश्मीर की असल कहानी है वो वहाँ लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि वहाँ बैनुल-अक़वामी बरादरी इकट्ठी होगी। ये बैनुल-अक़वामी बरादरी का सबसे बड़ा ऐवान है जनरल असम्बली जो है, और ये सबसे बड़ी पार्लियामेंट है दुनिया की। तो वहाँ मुकदमा कश्मीर पेश करना चाहिए कि जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहाँ ख़िताब करेंगे उस दिन भी मकबूजा कश्मीर मुहासरे में होगा, उस दिन भी वो फ़ौज कशी का शिकार होगा, उस दिन भी लोग जो है वो खाने पीने की चीज़ों से महरूम होंगे या अद्वियात से महरूम होंगे, सड़कें वीरान होंगी। और उसके अलावा ये कि हिंदुस्तानी फ़ौजी जो है 9 लाख के करीब वहाँ कश्मीर में एक ऐसी ज़मीन में जो ज़मीन उनकी नहीं है उसमें दंदनाते फिर रहे होंगे, तो वो एक काबिज़ फ़ौज वहाँ मौजूद होगी। ये दुनिया को बताना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान पहले काबिज़ हुआ, फिर हमला आवर हुआ, फिर उसके बाद जो है उस धरती को एक नौआबादी में तब्दील कर रहा है, और ये कह रहा है कि बाहर से लोगों को लाएगा, यानी हिंदुओं को लाएगा पूरे के पूरे हिंदुस्तान से, और कश्मीर में उनको आबाद कर देगा। यानी यूँ कि कश्मीरियों को बेवतन कर देगा, उनसे उनका घर छीन लेगा, उनकी ज़मीन छीन लेगा।
ये वो हिंदुस्तान के इरादे हैं। दूसरी ये है, मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने गैर कानूनी इक़दामात लिए 5 अगस्त को, उसके बारे में मुतालबा करना चाहिए कि सारी दुनिया जो है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाले ताकि वो इक़दामात वापस ले ले, क्योंकि इस तरीके से आप किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करके उसके हुकूक नहीं छीन सकते, उसकी सकूनत के, उसकी मुलाजमत के, उसके तालीम के हुकूक नहीं छीन सकते। तो ये हिंदुस्तान ने जो छीनने की मज़मूम कोशिश की है, इसके लिए मुतालबा होना चाहिए कि इसको मुस्तरद किया जाए। फिर मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो जारहाना बयानात हैं और इक़दामात हैं, उसकी वजह से पूरे इलाके की अमन और सलामती मखदूश हो गई है। और हिंदुस्तान ने ये भी ऐलान किया है कि वो जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए तैयार हैं, कोई जारहाना कोशिश करेंगे। तो दुनिया को ये आगाह करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हिंदुस्तान के इन इक़दामात की वजह से पूरे का पूरा ख़ित्ता जो है वो जंग की भट्टी में झोंक दिया जाएगा। और दूसरी ये है कि वो जो जंग है उसको फिर आप पेशीन गोई नहीं कर सकते जी कि जनाब ये जंग कहाँ ख़त्म होगी। बिल्कुल सही। और क्या ये जो जंग बढ़ती बढ़ती जो है जौहरी जंग में तब्दील हो जाएगी, और फिर अगर उससे ऐसी जंग शुरू हुई, तबाहकुन जंग शुरू हुई, तो ये गुज़श्ता सदी की 2 जो अजीम जंगें थीं उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक, बिल्कुल उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित। ये जो आपने बात की है बिल्कुल ठीक है सर। उसके बावजूद, इस जुल्म सितम के बावजूद, पाकिस्तान जो पूरी दुनिया को आगाही दे रहा है, पूरी दुनिया को ये मामला बता रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो नरेंद्र मोदी का जुल्म सितम है कश्मीर में, कुछ ममालिक अभी भी मोदी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें ऐसी क्या बेहतरी लाई जा सकती है आपके ख्याल में कि वो हमारे दोस्त ममालिक भी हमारी ही आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं और हमारे मौक़िफ़ पे कायम हों? ये जिन ममालिक ने हिंदुस्तान का साथ दिया है, ये पाकिस्तान के भी दोस्त हैं, पाकिस्तान की भी हमेशा मदद करते रहे हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान की माशी मदद भी की थी, और वहाँ जो है इन्हीं खलीजी रियासतों में लाखों पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। तो इनके हमारे रिश्ते तो हैं, ये कामयाबी और नाकामी का मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का साथ दे के या हिंदुस्तान के रवैये की तौसीक करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोगों के एहसासात हैं, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, वही दुनिया अरब के एहसासात हैं। यानी वहाँ आप कूचाओ बाज़ार में चले जाएं या वैसे आम अरबी शहरियों से आप बात करें जो मुसलमान हैं, या वो सारे के सारे जो सरापा एहतजाज हैं हिंदुस्तान के इन इक़दामात के बारे में, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ हुक्मरानों को मोहतात होना चाहिए कि इस तरीके से उन्होंने ऐसे इक़दामात किए हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के और कश्मीर के लोग बहुत मायूस हुए हैं और आज़ुर्दा हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो दुनिया अरब के लोग हैं उन्होंने भी बहुत हैरत का इजहार किया है। उन्होंने सोचा है कि इस नाजुक मौके पे जब हिंदुस्तान कश्मीरियों को मार रहा था, इस तरीके से इनाम और इकराम से हिंदुस्तान को, मोदी को नहीं नवाजना चाहिए था, नहीं नवाजना चाहिए था। ये भारत की बात। जी सर, पॉइंट टेकन सर। मैं बस आखिर में वक्त की कमी है, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि सर आज़ाद कश्मीर के जलसे में जो वज़ीर आज़म ने एक वाज़ेह पैगाम दिया पूरी कौम को और ये कहा कि मुझे जनरल असम्बली में जाने दें, वहाँ कोशिश करने दें, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है। अगर वहाँ कोई फ़ैसला नहीं होता और वहाँ कोई कामयाबी हासिल नहीं होती तो नेक्स्ट व्हाट, हम फिर क्या करें? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान के पास फिर ऑप्शंस क्या हैं? मैं समझता हूँ उसके बाद भी जो है हमें सियासी और सफारती अमल जारी रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ जो उसने फ़ौजी कार्रवाई की है मकबूजा कश्मीर में या नस्ल खुशी कर रहा है, सिर्फ उसके ऊपर इन्हिसार नहीं कर रहा, वो सारी दुनिया में इस वक्त जो है उनके सफारतकार, उनके सफ़ीर, उसके अलावा जो उनके बड़े बड़े कायदीन हैं वो सारी दुनिया में फैल गए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रहे हैं। और इस सिलसिले में उनके जिन लोगों के साथ भी ताल्लुक़ात हैं, हुकूमतों के साथ, सदूर के साथ, वज़राए आज़म के साथ, या जो दूसरे जो है जो अमीर तरीन लोग हैं दुनिया के, उनके साथ वो अपने राब्ते तेज़तर कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए और कश्मीरियों के लिए सियासी और सफारती स्पेस को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म के ख़िताब के बाद आपका सियासी और सफारती चैलेंज किसी वजह से कम हो जाएगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो बढ़ जाएगा। अभी जब मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़िताब किया तो उसके बाद उन्होंने ज़ाहिर है कि
उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंद पॉलिसियों का जिक्र किया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम लिया। तो उसके बाद राष्ट्रीय स्वयं RSS या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की तरफ से ये पैगाम आया है कि उन्होंने ये कहा है कि सन 1947 से पहले पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं था और अब वो कोशिश करेंगे कि 5 या 7 साल में पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से फिर मिट जाए। और उन्होंने ये भी धमकी दी है कि वो इसका जश्न लाहौर में आके मनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप दुश्मन के इरादे भांप लीजिए। सही। और जब मैं दुश्मन की बात करता हूँ तो मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरियों की बात नहीं करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये फस्ताई टोला जो बिल्कुल नरेंद्र मोदी का जो माइंड उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है और किसी भी ऑप्शन तक अगर जाना पड़े तो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब, सदर आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।